Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about Lyon hypothesis, karyotyping and chromosomal abnormalities which are also called chromosomal aberrations. Lyon hypothesis समझने से पहले हमें बार बॉडी को समझना पड़ेगा. बार बॉडी जो है तकरीबन 100 साल पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि मेल ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस को जब देखा जाता है तो उसमें कोई भी बहुत खास डार्कली स्टेन्ड रीजन नहीं होता. न्यूक्लियोलाई होते हैं, न्यूक्लियोलाई तो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बहुत डार्क कलर का कोई स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो, वैसी कोई चीज़ नहीं. जबकि फीमेल को जब देखा गया तो फीमेल की बॉडी के हर न्यूक्लियस में एक डार्कली स्टेन रीजन नजर आया जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब अटैच नजर आता था. इसको जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, उसी के नाम पे स्ट्रक्चर का नाम है बार बॉडी. ठीक है. और बार बॉडीज कितनी होती हैं? बार बॉडीज जो है सेक्स क्रोमोसोम एक्स के xn-1 की इक्वल होती है. इसका क्या मतलब है कि जो मेल्स हैं या ऐसी फीमेल्स, ऐसे सिंड्रोम वाली फीमेल्स जिनके अंदर सिर्फ एक एक्स है, उनके न्यूक्लियस के अंदर कोई भी बार बॉडी नहीं. सो मेल की अगर स्लाइड बनाएंगे डिटेल से और उसके न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह का डार्कली स्ट्रेन रीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच कोई भी नहीं नजर आएगा. यानी बार बॉडी एब्सेंट होगी मेल में और उस सिंड्रोम में जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है. टर्नर सिंड्रोम आई थिंक इट इज. जबकि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम, दैट इज फीमेल्स, नॉर्मल फीमेल्स, उनके अंदर एक बार बॉडी होती है. और ऐसे मेल्स जिनके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, आई थिंक शायद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एक्चुअली आई ऑलवेज फॉरगेट टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है. अच्छा, बहरहाल अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो उसके अंदर 2 बार बॉडीज बनेंगी. किसी के अंदर अगर 4 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो 3 बार बॉडीज बनेंगी. यानी जितने भी एक्स क्रोमोसोम हो उसमें से एक कम कर दें तो फिर उतनी नंबर ऑफ बार बॉडीज होगी. यानी नॉर्मल मेल्स के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है तो उसको n-1 कर दें. n इज द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम. n-1 यहाँ पे x-1 एक एक्स है, उसमें से एक निकाल दें तो 0 बच जाएगा, इसलिए इसमें कोई बार बॉडी नहीं. फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए उसमें 2-1 करेंगे तो 1 बार बॉडी बनेगी. अच्छा, लायन ने क्या हाइपोथेसिस पेश किया? ओके, थोड़ी सी बार बॉडी की इंपॉर्टेंस बता दूं. बार बॉडी को यूज किया जाता था ओलंपिक्स के लेवल पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो फीमेल्स के लिए स्पेशली कंपटीशन है उसमें सिर्फ फीमेल्स ही आए, तो उसको चेक करने के लिए कि वो फीमेल है या नहीं, जो बेस्ट तरीका था वो ये था बार बॉडी के जरिए. और जो मेल है उनको चेक करने के लिए कि वो मेल है या नहीं, उसका बेस्ट तरीका ये था कि अगर ब्लड सैंपल लिया जाए, उसमें से किसी सेल को स्टेन करके उसके अंदर नंबर ऑफ बार बॉडी को काउंट किया जाए. अगर 0 बार बॉडी है तो उसको मेल के तौर पे लिया जाएगा और 1 बार बॉडी है तो उसको फीमेल के तौर पे लिया जाएगा. अच्छा, फिर साइंटिस्ट ने ये देखा, खासतौर पे लायन वाज द साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड इन अराउंड अबाउट 1960s कि फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो जब इनएक्टिव हो जाता है तो वो बार बॉडी बनाता है. और ये जो इनएक्टिवेशन है एक्स क्रोमोसोम की, जाइगोट के लेवल पे दोनों एक्स काम कर रहे होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन फिर जब उसके बाद कुछ सेल्स बन जाते हैं, क्लीवेज हो जाती है, तो रैंडम इनएक्टिवेशन होती है. कुछ हिस्सों में एक तरह का एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, कुछ हिस्सों में दूसरी तरह का एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है. यानी यहाँ पे अगर देखें, यहाँ ग्रीन से शो किया गया एक्स क्रोमोसोम को और पर्पल से, इसमें कुछ सेल्स में ये ग्रीन वाला बार बॉडी बन गया, पर्पल वाला ठीक है, और इसमें पर्पल वाला ठीक है और ग्रीन वाला ठीक है और पर्पल वाली बार बॉडी बन गई. जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसकी बॉडी में एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कोई खास तरतीब नहीं है कि ये 4 सेल में बार बॉडी इसकी बन जाएगी, दूसरे 4 सेल में नहीं. एक रैंडम इनएक्टिवेशन है. इस वजह से जब ये फर्दर माइटोसिस होगी, ग्रोथ का प्रोसेस होगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उसमें कुछ हिस्सों में कोई एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा, कुछ हिस्सों में कोई. अब अगर लेट्स सपोज हम जिस भी जीन की बात कर रहे हैं वो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे एक जैसा है, तो इन सारे सेल्स में हमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा. लेकिन अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कोई डिफरेंट जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो बॉडी के अंदर उनके पैचेस नजर आएंगे. इसकी सबसे आसान एग्जांपल जो समझने वाली वो कैलिको कैट. ऐसी बिल्ली जो 3 रंगों की नजर आती है उसको कहते हैं कैलिको कैट. इट्स ऑलवेज अ फीमेल. क्यों? क्योंकि जो पैचेस में कलर है, यानी कुछ हिस्सा व्हाइट और कुछ हिस्सा कलर्ड है, ये तो एक ऑटोसोम के ऊपर जीन है, ठीक है. ये मेल भी इस तरह के हो सकते हैं कि उनके ऊपर पैचेस हो, लेकिन 3 कलर के पैचेस, यानी व्हाइट भी हो, ब्लैक भी हो, ब्राउन भी हो,
सिर्फ फीमेल में हो सकता है कैलिकोकैट, क्योंकि वाइट का हिस्सा एक और जीन से है, वो मेल और फीमेल में सेम है। लेकिन इन फीमेल्स व्हाट हैपेंस कि एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एलील होता है ऑरेंज कलर का और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर एलील होता है ब्लैक कलर का। अब सेल डिवीजन हुई और वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड टू फॉर्म द बार बॉडी और एक एक्टिव रह गया। ठीक है, अब ये लेट्स सपोज के कुछ सेल्स के इनके लेट्स सपोज नहीं, एक्चुअली होता ये कि ये वाले जो इसके सेल्स हैं जहाँ पे ब्लैक पैच नजर आ रहा है, इस हिस्से में पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ब्लैक, क्योंकि इस हिस्से में जो ब्राउन कलर वाला एलील है वो इनएक्टिव है, ब्लैक कलर वाला एक्टिव है, तो ये वाला हिस्सा ब्लैक हो गया। इस हिस्से में जहां ब्राउन नजर आ रहा है वहां पे क्या है कि जो बार बॉडी बनी है वो ब्लैक वाले से बनी है और ब्राउन वाला एक्टिव है। कोट्स ऑफ कैलिकोकैट्स हैव पैचेस ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक बिकॉज दे हैव गॉट random inactivation of X chromosome, that is the formation of bar bodies. So let's discuss about making a karyotype. अब हम आगे हमने डिस्कस करने वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर और स्ट्रक्चर वगैरह, इस सब को स्टडी करने के लिए कैरियोटाइप करना पड़ता है। पहले ये देख लेते हैं कैरियोटाइप क्या होता है। ये एक ह्यूमन का नॉर्मल कैरियोटाइप है, ठीक है जी। तो आपने मुझे बताना है कि ये मेल का कैरियोटाइप है या फीमेल का। ये 1 से लेकर 22 तक जो क्रोमोसोम्स हैं ये किस लिहाज से अरेंज किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे बड़ा जो है वो नंबर 1 है, सबसे छोटा जो है वो 22 है, ठीक है जी। और ये इनके दरमियान, अब ये क्या है, 1 के 2 क्यों है? होमोलोगस पेयर, हर एक के 2-2 हैं, यानी जब अगर गैमीट फॉर्मेशन होगी तो हर तरह का एक एक होगा, और नॉर्मली सेल के अंदर हर तरह के 2-2 मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर। वैसे ये इस तरह ये नहीं होता कि सेल के अंदर ये इकट्ठे ही मौजूद होते हैं, ये इकट्ठे होमोलोगस पेयर सिर्फ होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस 1। इसके अलावा पूरे लाइफ साइकिल के अराउंड कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे नहीं होते। तो हम अपनी स्टडी के लिए, आसानी के लिए इनको इस तरह अरेंज करते हैं, ठीक है जी। सो ये 1 से लेकर 22 तक जो क्रोमोसोम है ये ऑटोसोम्स हैं, और ये जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। और देखें ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। सो ये किसके कैरियोटाइप है, मेल का या फीमेल का? जी फीमेल का। अच्छा जी, अगर कैरियोटाइप, मैंने अपना कैरियोटाइप बनवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपनी बॉडी में से 10 से 20 ml ब्लड निकालना पड़ेगा। उस ब्लड को मुझे एक कल्चर मीडियम में डालना पड़ेगा। कल्चर मीडियम क्या करेगा? सेल्स को ग्रो करने देगा, डिवाइड करने देगा, उसके अंदर सारी चीज़ होंगी जो सेल की ग्रोथ और डिवीजन के लिए चाहिए, और फिर इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 2 to 3 डेज के लिए। अच्छा आप बताएं, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे या व्हाइट ब्लड सेल बढ़ेंगे? रेड ब्लड सेल डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? सोचे। आई होप कि आपको ये पता हो बहरहाल कि रेड ब्लड सेल डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो उसकी एक फर्दर स्पेशलाइजेशन है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। सो व्हाइट ब्लड सेल्स ही डिवाइड करेंगे। फिर क्या करते हैं, 2 to 3 डेज के बाद एक केमिकल उसमें ऐड करते हैं, कॉल्चिसीन। आपकी बुक में जो स्पेलिंग लिखे ना काइंडली उसी को फॉलो कीजिएगा। कॉल्चिसीन इस कल्चर में ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि सारे सेल्स जो है वो मेटाफेज पे आके रुकना शुरू हो जाते हैं। सेल्स जो डिवाइड कर रहे थे 2 से 3 दिन तक इस कल्चर मीडियम में, उसमें जब कॉल्चिसीन डाला जाएगा तो वो सारे सेल्स रुकते चले जाएंगे माइटोसिस मेटाफेज स्टेज पे, और ये 1 to 2 आवर्स के लिए कॉल्चिसीन डाल के छोड़ देना है। फिर इस कल्चर को शिफ्ट करना है ट्यूब में, फिर इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करते हुए इसमें लो सॉल्ट सोल्यूशन डालना है ताकि जितने भी सेल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएं। खासतौर पे रेड ब्लड सेल्स तो हमें अभी चाहिए ही नहीं, वो सारे टूट फूट जाएं, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो स्वेल कर जाएं। फिर ऊपर से फ्लूइड को हटा देना, नीचे से जो सेल बैठ जाएंगे सेंट्रीफ्यूज वाले उनको यूज करना है, ट्रांसफर करना है एक नेक्स्ट ट्यूब में जिसमें फिक्सेटिव होगा। फिक्सेटिव क्या करेगा कि उन सेल्स को किल करके और स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। फिर इधर से एक सेल, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करना है और दोबारा इसमें से सेल्स को लेना है और माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करना है, स्टेन करना है विद जेम्सा स्टेन, और फिर उसको एग्जामिन करना है विद माइक्रोस्कोप। इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे कैरियोटाइप के क्रोमोसोम्स। पहले ऐसे करते होते थे 20-30 साल पहले के क्रोमोसोम को की तस्वीर ले लेते थे इस स्टेप पे, और फिर कैंची उस तस्वीर को प्रिंट करके सीजर से काट के सारे क्रोमोसोम्स को इस तरह अरेंज करते थे, ठीक है जी। अब सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। ये चीज एक माइक्रोस्कोप का जो इमेज है वो सीधा कंप्यूटर में जाता है। डिजिटाइज क्रोमोसोम इमेजेस जो है वो प्रोसेस होते हैं और क्रोमोसोम ही इनको अरेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ दिस कैरियोटाइप। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ठीक है। इसकी वजह क्या है
क्योंकि हमारा ये कैरियोटाइप अगर चेक होगा तो इंशाल्लाह हम सारी फीमेल्स का इस तरह का आएगा, मेल्स के अंदर एक एक्स होगा और एक छोटा वाई होगा। ओके जी। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल चेंजेस, कैरियोटाइपिंग क्यों की, स्टडी द चेंजेस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में चेंजेस दो तरह की हो सकती हैं, वेरिएशन इन नंबर, वेरिएशन इन स्ट्रक्चर। पहले हम वेरिएशन इन नंबर को स्टडी करेंगे। ये बात तो आपको नॉर्मली पता है कि हमारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, ये जो अभी भी हमने कैरियोटाइप में कहा कि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, और ये मैंने आपको याद दहानी कराई, जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो हर पेयर का एक एक आएगा। तो हैप्लॉइड हमारी लाइफ साइकिल में जो गैमीट फॉर्मेशन है उस गैमीट में सिर्फ हैप्लॉइड होता है, बाकी बॉडी सेल्स जितने भी होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। वैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोमल नंबर होता ही हैप्लॉइड है। अगर आपको याद हो कि मेल हनी बी और फीमेल हनी बी में क्या फर्क होता है, फीमेल हनी बी इज डिप्लॉयड एंड मेल हनी बी इज हैप्लॉइड। सो बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें नॉर्मली बॉडी सेल्स भी हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड भी हो सकता है वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स कंसिडर्ड नॉर्मल इन सम सिचुएशन। डिप्लॉइड तो ज्यादातर डिप्लॉइड होता है। अच्छा, अगर ये बढ़ जाए, एक सेट होगा तो कहेंगे हैप्लॉइड, 2 सेट होंगे तो कहेंगे डिप्लॉइड, 3 या 3 से ज्यादा जब सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के तो फिर उसको कहेंगे पोलीप्लॉइड। एनिमल्स में जनरली पोलीप्लॉइडी नहीं होती, बहुत कम होती है, ज्यादातर प्लांट्स में होती है, और उसमें वीट की जो पोलीप्लॉइड वैरायटी है वो बहुत ज्यादा वीट प्रोडक्शन करती है, ये जो कमर्शियली यूज की जाती है वो पोलीप्लॉइड है। अच्छा, डिप्लॉइडी और पोलीप्लॉइडी नॉर्मल में ही कंसिडर होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पोलीप्लॉइड ये अगर नेचुरल प्रोसेस के जरिए होते हैं तो इसको नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जब चेंज हो जाए, चेंज इन क्रोमोसोम, वैसे तो आपकी बुक में शायद फोकस क्रोमोसोम नंबर के ऊपर एनियोप्लॉइडी का वर्ड यूज किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे स्ट्रक्चरल एनियोप्लॉइडी यानी चेंज इन क्रोमोसोम एनियोप्लॉइडी है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए तो ये आपकी बुक में डिस्कस हुआ है एनियोप्लॉइडी। इसमें क्या होगा, या तो एक क्रोमोसोम कम हो गया, देखिए ये नॉर्मल डिप्लॉइड सेल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है। अगर एक क्रोमोसोम कोई कम हो गया तो ये हाइपोप्लॉइडी यानी एक नंबर क्रोमोसोम का कम हो गया। एनियोप्लॉइडी की एक किस्म ये है जिसमें के 2n-1 यानी 2n के नंबर जो भी क्रोमोसोम है, इन आवर केस 46 क्रोमोसोम है, 46 में से एक कम हो गया तो इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है। और अगर एक ज्यादा हो गया तो इस तरह की सिचुएशन होगी 47। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमूमन एक कम या एक ज्यादा वाली ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, इससे ज्यादा तो। अच्छा, ये सारी चेंजेस, डिलीशन, डिप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ एनियोप्लॉइडी। सबसे कॉमन एनियोप्लॉइडी कौन सी है, मैंने पहले भी 2 सिंड्रोम्स के नाम लिए थे, वो भी एनियोप्लॉइडी थे, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपकी बुक में सिर्फ एक ही सिंड्रोम डिस्कस हुआ एनियोप्लॉइडी से रिलेटेड, विच इज डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम के पर्सन का कैरियोटाइप है, इनके सारे क्रोमोसोम के पेयर और नंबर ठीक होता है, लेकिन एक छोटा क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम, इसको कहते हैं ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी का क्या मतलब है, 2 नहीं है 21, 3 है। are 321 chromosomes in the body of Down syndrome, और उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर बेतहाशा चेंजेस होती हैं, और they have got a typical face structure which is resemble Mongolian shape, and they have got short height and more weight, and their eyes are far spaced, and they have got lots of metabolic problems. उनको हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया वगैरह होने के, या हार्ट प्रॉब्लम होने के, या डायबिटीज होने के, हाइपर यूरिक एसिड होने के वगैरह के बहुत सारे चांसेस होते हैं। देव गॉट लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक बीमारी अगर हो तो उसको बीमारी कहते हैं, डिजीज। जब ग्रुप ऑफ डिजीज इकट्ठा हो जाए किसी सिचुएशन में तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। जैसे डायबिटीज को भी सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि वो एक बीमारी नहीं रहती, वो जिस्म के हर हिस्से को खराब कर रही होती है। आंखों में भी मसला होता है, रेटिना डैमेज हो रहा होता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट आता है, किडनीज भी डैमेज हो रही होती हैं, वूंड भी हील नहीं हो रहा होता, इम्यून सिस्टम भी सही काम नहीं कर रहा होता वगैरह, तो इसलिए डायबिटीज को सिंड्रोम कहते हैं। बहरहाल, तो डाउन सिंड्रोम के पर्सन्स जो है ना, उनको आइडेंटिफाई, वैसे तो उनकी शक्ल अपने बहन भाइयों से भी मुख्तलिफ होती है और पहचानी जाती है, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है ना उसका ये है कि उनकी कैरियोटाइपिंग की जाए, और कैरियोटाइपिंग के टाइम पे अगर ये आ जाए तो ये प्रूफ कर देगा कि वो डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, एक और तरह का डाउन सिंड्रोम है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जितने भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये बेसिकली क्यों होते हैं, दे आर ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। नॉर्मल मियोसिस में क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस में हाफ हो गया क्रोमोसोम, लेकिन हर क्रोमोसोम के भी 2-2 क्रोमैटिड्स अटैच हैं एक ही सेंट्रोमियर के साथ। सेकंड डिवीजन का क्या काम है, उनको अलग कर देना। नॉन डिस्टिंक्शन, अब ये क्या हुआ कि जितने भी गैमीट्स बने हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड सेल था, हैप्लॉइड सेल बने हैं और सब में एक एक कॉपी है एक क्रोमोसोम।
ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एक क्रोमोसोम शो किया गया। अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ 46 क्रोमोसोम होंगे और यहाँ 23 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ आपका कंसेप्ट डेवलप करने के लिए इस डायग्राम को बहुत ओवर सिंप्लीफाइड रखा गया। अच्छा, नॉन डिस्टिंक्शन दोनों स्टेजेस पे हो सकती है, मियोसिस 1 पे भी और मियोसिस 2 पे भी। मियोसिस 2 में अगर होगी तो क्या होगा कि आधे गमीट्स तो सही बनेंगे, लेकिन आधे गमीट्स ऐसे होंगे जिसमें कोई एक क्रोमोसोम या तो कम होगा, एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा। अभी जो हमने डाउन सिंड्रोम की बात की, उस सिचुएशन में क्या है कि ओके, अभी मुझे याद आया कि आपकी बुक में डाउन सिंड्रोम को बहुत ज्यादा रिलेट करके लिखा हुआ है मैटरनल एज से। अब जो लेटेस्ट फाइंडिंग है वो ये है कि ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैटरनल एज से भी थोड़ा सा रिलेशन है, पैटर्नल एज से भी रिलेशन है, लेकिन यंग पेरेंट्स के बच्चों में भी डाउन सिंड्रोम देखा गया। सो वो जो लंबी चौड़ी बहस मिलर साहब ने की है मैटरनल एज को ही फोकस करके, उसको एक लेटेस्ट रिसर्च ने भी डिनाई किया। एंड वी बीइंग मुस्लिम अगर हम देखें तो हमारे प्यारे नबी की शादी जब हज़रत खदीजा से हुई थी, शी वाज 40, और अल्लाह ताला ने उनको जितनी औलादें दी और जो जिंदा रहीं वो सारी की सारी हज़रत खदीजा से ही थी। तो अगर आप हज़रत फातिमा की पैदाइश का टाइम नोट करें, अंडरस्टैंड करें कि वो किस वक़्त हुई, तो उस वक़्त हज़रत खदीजा की एज जो थी वो 50 के अराउंड कहीं थी। तो मतलब ये जो मैटरनल एज को इशू बनाया गया है डाउन सिंड्रोम के लिए, ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ठीक है, साइंस इज एक्चुअली इवॉल्विंग एवरी डे, साइंस रिजेक्ट्स इट्स आइडियाज एंड प्रूव्स इट्स न्यू आइडियाज, फिर अगली कोई डेवलपमेंट होती है तो वो पिछले आइडियाज को, सो साइंस इज एक्चुअली इवॉल्विंग, और साइंस के ऊपर फेथ नहीं होना चाहिए। साइंस एक टूल है जिसको हमने यूज करना है लर्निंग के लिए। ठीक है बेटा। सो नॉन डिस्ट्रक्शन अगर म्योटिक 2 डिवीजन पे होगी, सेकंड म्योटिक डिवीजन पे, तो 1/4 सेल्स जो गमीट्स फॉर्म होंगे उनमें एक क्रोमोसोम की कॉपी ज्यादा होगी, और 1/4 गमीट्स जो हैं उनमें एक क्रोमोसोम की कॉपी कम। ये खाली होने का मतलब ये नहीं कि इसमें एक भी क्रोमोसोम नहीं, मैंने आपको बताया यहाँ 46 है, यहाँ 23 होना चाहिए। यह इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 22 होंगे, इन दोनों में 23 होंगे, इसमें 22 होगा और इसमें 24 होंगे। अब 22 वाला फर्टिलाइज करेगा तब भी मसला है, 24 वाला फर्टिलाइज करेगा तब भी मसला है। एंड अगेन इसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च हो चुकी है कि स्पर्म्स और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में इक्वल चांस है नॉन डिस्ट्रक्शन का। ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज को लेके चला जाए कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये बिल्कुल वही वाली बात है जैसे अभी भी हमारे गांव वगैरह, यही शहरों में लोग भी यही कहते हैं कि फलां बच्चे को ये पैदाइशी तकलीफ थी क्योंकि चांद गिरहन हुआ था। फॉर वन थिंग, क्लेफ्ट पैलेट, एक वक्त में अगर चांद गिरहन होता है, पता नहीं उस वक्त पूरे उस इलाके में कितनी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं। सबके बच्चों को क्लेफ्ट पैलेट नहीं होता। अगर आप अब लेटेस्ट एस्ट्रोनॉमी को देखें तो एक साल में कई दफा चांद गिरहन हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता। फॉर वन थिंग, सूरज गिरहन का फिर पता चल जाता है, चांद को कौन हर रोज देखता है, वो तो अब हम एस्ट्रोनॉमी के ये स्टडीज की वजह से पता है। सो ये इसी तरह की बात है मैटरनल एज और पैटर्नल एज, या ये कहना कि वो जेनेसिस में ज्यादा और स्पर्मेटोजेनेसिस में कम, इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन एक्चुअली। अच्छा, नॉन डिस्टिंक्शन अगर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे हो तो क्या होगा कि सारे ही गमीट्स एबनॉर्मल बनेंगे, यानी कि हाफ ऑफ द गमीट्स आर गोइंग टू बी विदाउट वन क्रोमोसोम, यानी डेफिशिएंसी होगी। अगर यहाँ पे 46 थे, यहाँ 23 होने चाहिए थे, यहाँ पे 22 हो जाएंगे, 22, और इधर जो है वो 24 हो जाएंगे। नॉन डिस्टिंक्शन का क्या मतलब है कि जब मैंने आपको ये बताया पहले भी कि ये जो हम इस तरह की डायग्राम शो कर रहे हैं कि कैरियोटाइपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा बॉडी में लाइफ साइकिल में सिर्फ एक दफा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वो करीब आते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर जब वो अलग होते हैं उसको कहते हैं डिसजंक्शन, अलग होना। नॉर्मल डिसजंक्शन होगी तो ऐसे होगा, अगर डिसजंक्शन नहीं होगी, होमोलोगस पेयर जो जुड़ा वो सही तरह अलग नहीं हुआ, तो ये होगा। और अगर मियोटिक 2 में जो नॉन डिस्ट्रक्शन होनी, सेंट्रोमियर अलग होना है और एक क्रोमोसोम का सिंगल कॉपी इधर जानी है कि इधर जानी है, वो नहीं हुआ तो ऐसे होगा। सो क्रोमोसोमल नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम में वेरिएशन आती है, जिसकी एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरिएशन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कहते हैं। म्यूटेशंस बहुत छोटे लेवल पे भी होती हैं क्रोमोसोम में, जिनको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर का कंटेंट है, उधर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो लार्ज स्केल म्यूटेशंस है क्रोमोसोम की, जो इवन माइक्रोस्कोप से नजर आ जाती हैं, पॉइंट म्यूटेशन नहीं है। पॉइंट म्यूटेशंस आर
discussed in the next chapter. Here large scale mutations on chromosomes are discussed. अब देखें ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, जीन्स को देखें, आपकी बुक में अगर जो डायग्राम है, अगर आपको ये आसान लगती है आप पेपर के लिए बेशक ये बना लें, इट्स द सेम थिंग, ABCDEF ये जीन्स की अरेंजमेंट है। डिलीशन का क्या मतलब है कि कहीं पे, अब ये डिलीशंस क्यों नहीं, म्यूटेशन की रीजन, म्यूटेजेंस, वो एजेंट्स जो म्यूटेशन कर रहे हैं वो सेम है, वो पॉइंट म्यूटेशन वाले में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के हिस्से टूटे, ब्रेक डाउन हुए और गायब हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। अब यानी ये जो एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो क्रोमोसोम बना, इसमें क्या है, ACDEF, बी जीन है ही नहीं, ठीक है। यानी पूरे का पूरा जीन, पूरे का पूरा रीजन अगर क्रोमोसोम का, कई जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स इकट्ठे गायब हो जाए, टूट जाए और फिर अलग हो जाए और फिर किसी चीज के साथ ना जुड़े, और फिर हर सेल के अंदर एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं, आपने एंडोन्यूक्लियसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़े हैं। एक्सोन्यूक्लियस आर द एंजाइम्स जो कि रैंडम पीसेस ऑफ DNA के सिरों से उसको काटना शुरू करते हैं और उनको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये हर सेल का एक मैकेनिज्म होता है क्या, ताकि जो सेल के अंदर वायरसेस घुस रहे हैं उनको ब्रेक डाउन कर सकें। तो वो जो ये बी पोर्शन टूट जाता है ना, उसको सेल नहीं पहचानता कि ये मेरा अपना है, वो समझता है कि कोई बेकार सी चीज है, उसको तोड़ फोड़ के फेंक देता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है कि कोई रीजन क्रोमोसोम का डुप्लीकेट हो जाए। यहाँ पे अब इन्होंने बी को ही डुप्लीकेट करते हुए दिखाया है कि ए के बाद बी एक दफा नहीं आया, 2 दफा है। ये डुप्लीकेशन लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इस केस में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम, अच्छा अब ये जो क्रोमोसोम है ना, ये जो सेल के अंदर होगा, या यही चेंज अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो उस सेल के या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि कुछ जीन्स नहीं है, इसमें कोई काम वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो डिलीशन कैन बी हार्मफुल, वेरी मच डेंजरस, फेटल इवन टू द ऑर्गेनिज्म, अगर बहुत इंपॉर्टेंट जीन उसमें जाया हो गए। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई कमी नहीं होती, ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्रोमोसोम जरा ज्यादा लंबा हो जाता है। बल्कि इसके बारे में ख्याल है कि एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के लिहाज से डुप्लीकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 2 कॉपीज होती हैं तो एक कॉपी ठीक काम अपना करती रहती है, दूसरी कॉपी के अंदर चेंजेस आके वैरायटी बन जाती है, एक नया लील बन जाता है। सो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डुप्लीकेशंस आर हेल्पफुल एंड एक्चुअली दे आर नॉट फेटल और डेंजरस फॉर द ऑर्गेनिज्म। इन्वर्जन का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम आपस में लूप करके और उसका कोई हिस्सा आगे का पीछे और पीछे का आगे आ जाए, यानी जो नॉर्मल तरतीब है वो ABCDEF है। इन्वर्जन में क्या हो गया कि E और वाला पोर्शन इधर आ गया B की जगह, और B वाला जो इधर चला गया, कोई हिस्सा आगे का पीछे और पीछे का आगे इन्वर्ट हो जाए। The portion of the chromosome which was towards the first arm goes towards the second arm and the second arm goes towards the first arm। इस तरह की अगर चेंज हो जाए तो इन्वर्जन होती है। अमूमन इसमें भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि वो जीन्स तो मौजूद होते हैं। लेकिन एक बात है कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल है वो लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि जो यहाँ जीन है उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाए और जो यहाँ जीन है उसका एक्सप्रेशन कम हो जाए। लेट्स सपोज कि बॉडी के अंदर ये जो बी रीजन के जीन्स हैं वो हर वक्त एक्सप्रेस नहीं होते और ई रीजन के ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं, तो ये जो इसके कंट्रोलिंग रीजन्स होते हैं वो पहले होते हैं, काफी पहले, वो हो सकता है ए के अंदर मौजूद हो। तो जब ये इन्वर्ट हो जाता है तो जीन एक्सप्रेशन का लेवल चेंज हो सकता है, विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स, बट जनरली नॉट एज मच हार्मफुल एज डिलीशन। Then there are translocation। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर जो नॉर्मल प्रोसेस है ड्यूरिंग मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम्स दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर किसी और क्रोमोसोम के साथ हो जाती है। क्रोमोसोम का एक हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है और उसको अपना हिस्सा दे देता है, उससे अपना हिस्सा ले लेता है। लेट्स सपोज कि ओरिजिनली क्रोमोसोम थे ABCDEF और GHIJKL, ठीक है। अब क्या हुआ कि ABC के आगे DEF वाला हिस्सा टूट के इस क्रोमोसोम के साथ लग गया, और इधर जो I के बाद JKL वाला हिस्सा था वो टूट के इधर लग गया। अब ये 2 क्रोमोसोम मुख्तलिफ बन गए। अब हो सकता है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद हो उसमें बहुत ज्यादा चेंज ना आए, लेकिन यही क्रोमोसोम अगर गैमीट फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में अगर ये क्रोमोसोम जाते हैं तो कहीं कोई इजाफी या कहीं कोई कम रीजन जानने की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई है। एक है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, इस वर्ड को रहने दें, ये साइंटिस्ट के ऊपर है जिन्होंने डिस्कवर किया। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज की वजह से। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक पेरेंट के सेल्स के अंदर जो 21 क्रोमोसोम है उसका एक बड़ा हिस्सा टूट के ट्रांसलोकेशन के जरिए 14 के ऊपर अटैच हो जाता है। जब पेरेंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा जिसके अंदर 21 का हिस्सा टूट के इधर है, लेकिन उस पेरेंट के जब गैमीट फॉर्मेशन हुई और नेक्स्ट जनरेशन आई तो उस नेक्स्ट जनरेशन में 21 तो नॉर्मल मौजूद है और एक वो वाला क्रोमोसोम मौजूद है, क्रोमोसोम 14, जिसके ऊपर 21 का एक बड़ा हिस्सा अटैच है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जीन्स जो क्रोमोसोम 21 पे थे उनकी 2 कॉपीज होने के बजाय 3 कॉपीज हो जाएंगी, ट्राइसोमी 21 हो जाएगी।
ठीक है। सो इस केस में भी अगेन कैरियोटाइपिंग अहम है, क्योंकि कैरियोटाइपिंग में जब होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ साथ अरेंज किया जाता है, तो अगर कोई क्रोमोसोम एक पेयर का छोटा, ये देखें अब ये दोनों क्रोमोसोम तकरीबन एक जितने हैं, इसको देखें ये क्रोमोसोम छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा सा बेंड कर गया, लेकिन इनकी लेंथ एक्चुअली सेम है। तो ये जो ज्यादा लंबा हो गया 14, ये क्यों लंबा हो गया? क्योंकि इसके ऊपर 21 का एक हिस्सा अटैच है, विच रिजल्ट्स इनटू एक्चुअली ट्राइसोमी 21। नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 होगा, लेकिन 14 क्रोमोसोम का एक जो मेंबर होगा उसके ऊपर 21 क्रोमोसोम का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ होगा ट्रांसलोकेशन की वजह से, और क्योंकि जीन्स की 3 कॉपियां हो जाएंगी इसलिए डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। एक और एग्जांपल जो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की, दैट इज माइलॉइड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया उस ब्लड कैंसर को कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जब एबनॉर्मली डिवाइड, ल्यूकोसाइट्स आपको याद है ना, ल्यूकोसाइट्स इज द टर्म यूज्ड फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ल्यूकीमिया इज दैट ब्लड कैंसर इन विच व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर। नॉर्मल क्रोमोसोम, अच्छा माइलॉइड ल्यूकीमिया क्यों होता है? क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, बहुत सारी वजह से व्हाइट से ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। ल्यूकीमिया बहुत तरह का है, एक तो ये बात समझ लें। एक तरह का ल्यूकीमिया जो वो कहलाता है माइलॉइड ल्यूकीमिया, विच इज ड्यू टू क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इसमें होता क्या है, नॉर्मली क्रोमोसोम 99 और 22 ऐसे होते हैं। ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम 9 का हिस्सा टूट के 22 पे और 22 का हिस्सा 9 पे लग जाता है। अब ये जो क्रोमोसोम 22 जिसके ऊपर 9 का हिस्सा अटैच हो गया है, इसके अंदर जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाने की वजह से ये कन्वर्ट कर देता है ल्यूकीमिया को, ये खास तरह का क्रोमोसोम बन जाता है, नॉर्मल 22 नहीं रहता। साइंटिस्ट अब इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। 21 का वो क्रोमोसोम, 22 का ऐसा क्रोमोसोम जिसके नीचे 9 का हिस्सा अटैच है, वो लंबा हो गया अपनी नॉर्मल साइज से और वहां जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर हो गया। सो दैट्स ऑल, हमने आज ये चैप्टर 8 आपका क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।